करते हैं और डेट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, डेटा के टाइप को बताते हैं। जैसे कि मुझे अगर किसी स्टूडेंट का अगर नाम स्टोर करना है, किसी का नेम हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए उसका टाइप क्या लेंगे, कैर लेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू एंटर एनी नंबर, देन इन दैट केस द डेटा टाइप विल बी आइदर इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, अगर हमें किसी का न्यूमेरिक डेटा एंटर करना है तो उस केस में डेटा टाइप क्या होगा, या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। एंड अगर हमें कोई डेट एंटर करानी है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा। ठीक, तो ये तो हमें पता है कि हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अब कमांड्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी कमांड्स हमें यूज़ करने हैं वो बता देता हूँ। ये तो मैंने कल बता दिया था। अच्छा, एसक्यूएल क्या होता है, व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल का यूज़ क्या है, व्हाट इज द यूज़ ऑफ एसक्यूएल? It is used to communicate with the database. हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, एसक्यूएल जो होता है वो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि माइस्क्यूएल क्या है मेरा, माइस्क्यूएल इज अ डीबीएमएस। माइस्क्यूएल को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डीबीएमएस, इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें कोई भी टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एसक्यूएल। SQL is a language that is used to communicate with the database management system. SQL is a structured query language that is used to communicate with the database management system. अब communication का मीनिंग ये है कि जैसे कि सपोज मुझे DBMS के अंदर कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई डेटा इंसर्ट कराना है, वहाँ से कोई डेटा मुझे एक्सेस करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, कोई डेटा सर्च करना है, तो वो सारा किसके थ्रू होगा, SQL के थ्रू होगा, SQL कमांड्स के थ्रू। SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स हैं। SQL हैव प्री डिफाइंड कमांड्स, मतलब उनको हमने डिफाइन नहीं किया है, दे आर द commands which are defined in the SQL language. SQL has some predefined commands which are used to perform any task. ठीक, तो ये लिखा हुआ है SQL was developed in 1970 in IBM lab. It is also known as SQL. SQL का स्टार्टिंग में नाम क्या था, SQL। ठीक है, इनिशियली हम लोग SQL नहीं बोलते थे उसे, जब इसको डेवलपमेंट हुआ इसका तो इसको किस नाम से रेफर करते थे, SQL नाम से रेफर करते थे। एंड इट इज़ अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक होता है नॉन प्रोसीजरल। तो नॉन प्रोसीजरल का मतलब ये होता है कि उसमें कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज? प्रोसीजरल का मीनिंग क्या होता है और नॉन प्रोसीजरल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज? दो टाइप की लैंग्वेज होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोसीजरल एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रोसीजरल। किसी को है आइडिया? अच्छा, ये बताओ पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है? पाइथन प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है? प्रोसीजरल है। क्यों है ये प्रोसीजरल? क्योंकि जो भी प्रोसीजरल लैंग्वेज होगा उसमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब जैसे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इफ एलिफ यूज़ कर सकते हैं, लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी लैंग्वेज जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को अलाउ करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया था लूप वाला, तो उसमें बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सीक्वेंस, सेकंड इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड इटरेशन। बताया था कि नहीं? 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बताए थे। ठीक है, तो सीक्वेंस का तो मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम लिखा है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। मतलब वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द एंड ऑफ द लाइन, तो सॉरी टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। एंड सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ हाँ, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, इफ एलिफ है, इफ एलिफ। ठीक, और
और क्या होता है, इफ एलिफ हो गया एंड एल्स। हाँ, तो ये हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और ये किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस है और उसमें से अगर कोई एक चॉइस सेलेक्ट करना है तो उस केस में फिर हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, या तो इफ का यूज करके, या इफ एलिफ का यूज करके, या इफ एलिफ एल्स का यूज करके। ठीक, तो सिलेक्शन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं इफ एलिफ और इफ एलिफ एल्स। इटरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? रिपीटेशन, सर रिपीटेशन ऑफ द लूप। हाँ, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। इटरेशन मीन्स होता है रिपीटेशन। और तो रिपीटेशन के लिए क्या यूज होता है पाइथन में? पाइथन में हमें कोई चीज रिपीट करनी है, बार बार एग्जीक्यूट, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इटरेशन के लिए लूप्स होते हैं। लूप हमारे जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। पाइथन में 2 ही लूप होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो इसके थ्रू तो हम इटरेशन का काम करते हैं। सिलेक्शन किसके थ्रू होता है? इफ एलिफ एंड इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी लैंग्वेज के अंदर इन ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अगर यूज हो रहे हैं, कोई any language which is using these control structures, then that language is called procedural language. ठीक है, और अगर किसी लैंग्वेज के अंदर we are not using all these control structures, then that language is called non procedural language. ठीक है, तो MySQL के अंदर हमने कभी भी यूज नहीं किया है कि if का यूज कर रहे हैं, if elif का यूज कर, सॉरी SQL के अंदर, MySQL नहीं, SQL के अंदर हमने इनका यूज नहीं किया। SQL के अंदर ना तो लूप्स होते हैं, ना ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। SQL क्या है? कमांड बेस्ड है। SQL इज कमांड बेस्ड लैंग्वेज। ठीक, तो SQL क्या हो गया कि वी आर नॉट यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई SQL इज कॉल्ड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजरल मतलब जिसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, और नॉन प्रोसीजरल मतलब जिसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं HTML लैंग्वेज है। HTML का नाम सुना है? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज कौन सी है? प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है? नॉन प्रोसीजरल है। नॉन प्रोसीजरल है, क्योंकि HTML जो होता है वो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, और HTML के अंदर हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं करते। वहां पे क्या होता है? टैग्स होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स। वहां पे टैग्स का यूज होता है और वो प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते, दे आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द HTML। सो HTML इज ऑल्सो अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज ना करे, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो SQL क्या है? हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके, अब तो मैंने बता दिया कि SQL हमारी क्या है? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। और ये तो पता है कि हम SQL के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। SQL के थ्रू हम लोग कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट एनी डेटाबेस एंड मॉडिफाई इट। चेंज इन सिक्योरिटी सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। यूजर्स को हम लोग परमिशन दे सकते हैं डेटाबेस पे, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर्स को अलाउ करना है और किन्हीं यूजर्स को अलाउ नहीं करना है, तो विद द हेल्प ऑफ SQL वी कैन गिव permissions to users to work with the database or table. ठीक है, SQL के थ्रू we can give permissions so that only the authorized users can use that database. जैसे कि बैंक वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे जब हम लोग डेटाबेस ही यूज होता है, क्योंकि बैंक तो पूरा डेटाबेस पे बेस्ड है। बैंक का जो सिस्टम है पूरा डेटाबेस पे बेस्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं, ऑथराइज्ड यूजर्स का मतलब कि जो कि ट्रस्टेड पर्सन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग परमिशंस अलाउ करते हैं कि वो उस डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो SQL के थ्रू वी कैन गिव परमिशंस टू यूजर टू वर्क विद डेटाबेस और टेबल। ठीक, हम SQL के थ्रू किसी भी डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी लगा सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, हमें डेटाबेस से कोई भी रिजल्ट हमें चाहिए तो हम उसके ऊपर एक क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ SQL वी कैन इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट। ठीक है, तो all these operations we can do with the help of this SQL language. SQL लैंग्वेज के थ्रू हम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाएँ क्या ना कर पाएँ, डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SQL? यस सर। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एलिमेंट्स ऑफ MySQL। एलिमेंट्स ऑफ जो
MySQL के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिटरल्स होता है, डेटा टाइप्स, हर एक लैंग्वेज में लिटरल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, नल्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं। जैसे पाइथन यूज करते हैं तो पाइथन लैंग्वेज में भी तुम्हारे लिटरल्स होते हैं, पाइथन में भी लिटरल्स होता है, डेटा टाइप्स होता है, नल वैल्यूज होती हैं और कमेंट्स होते हैं। ठीक, तो लिटरल तो जानते हो, लिटरल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। लिटरल्स आर द क्या होता है, लिटरल्स आर द Yes, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और कई तरह के लिटरल होते हैं, जैसे इंटीजर लिटरल हो गया, फ्लोट लिटरल हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। ठीक, तो ऐसे एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल के अंदर भी ये सारे लिटरल्स सपोर्ट करता है। यहाँ पे डेटा टाइप भी होते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो न्यूमेरिक के लिए मैंने बताया अभी इंट यूज करते हैं। एक टिनी इंट भी होता है, सॉरी टाइनी इंट भी होता है। टाइनी इंट में क्या होता है कि अगर कोई इंटीजर हमारा स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है किसी अगर नंबर की, तो उसके लिए हम उसका टाइप क्या ले सकते हैं, ये वाला। और थोड़ा सा बड़ा है मतलब, तो उसके लिए स्मॉल इंट भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियम इंट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो MySQL के अंदर मैंने वैसे ये बताया नहीं था कि ये वाले यूज़ करना नहीं बताए थे कि हमें मीडियम इंट का यूज़ करना है या स्मॉल इंट का यूज़ करना है, क्योंकि इंट जो है वो सबको सपोर्ट कर देता है। इंट डेटा टाइप जो है वो सभी को सपोर्ट कर लेता है, तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये लिखा हुआ है, ये टाइनी इंट, स्मॉल इंट एंड मीडियम इंट, तो इनका यूज़ हम कम ही करते हैं, बट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, किसी कॉलम का नाम मैंने लिखा रोल नंबर, तो उसका टाइप में क्या लिखूंगा, या तो इंट लिखूंगा, या फिर मैं उसका टाइप क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल इंट भी लिख सकता हूँ, स्मॉल इंट, या उसका टाइप मीडियम इंट भी लिख सकता हूँ, मीडियम इंट। ठीक है, या उसका टाइप मैं टाइनी इंट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे इंटीजर की 3 कैटेगरी हैं, एक तो इंट, सॉरी 4 कैटेगरी हो गया, एक तो इंट होता है, एक स्मॉल इंट होता है, एक मीडियम इंट होता है और एक टाइनी इंट होता है। ठीक, और फ्रैक्शनल के लिए दो यूज़ करते हैं, फ्लोट एंड डबल। अगर कोई नंबर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, ये भी डेटा टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, दीज आर ऑल्सो द डेटा टाइप्स। इंट तो होता ही है, टाइनी इंट भी होता है, स्मॉल इंट भी होता है, मीडियम इंट भी होता है, फ्लोट और डबल भी होता है। ठीक है, अब जैसे डेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, डेट यूज़ करेंगे, और डेट टाइम कब यूज़ करेंगे, जब हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए। ओनली टाइम चाहिए तो टाइम लेंगे, और अगर हमें कोई ओनली ईयर चाहिए तो ईयर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो ये डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई डेट मेंशन करनी है, जैसे किसी का DOB लिखना है, तो DOB के अंदर अगर मुझे उसका डेट और टाइम दोनों बताना है, तो आई कैन यूज़ डेट, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट टाइम। ठीक है, जैसे मुझे बताना है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ में टाइम भी मेंशन करना है, तो उस केस में फिर वी कैन यूज़ डेट टाइम डेटा टाइप, और वी कैन यूज़ डेट डेटा टाइप, वी कैन यूज़ टाइम ओनली। टाइम कब यूज़ करोगे, जब केवल टाइम मेंशन करना है, और किसी का ओनली ईयर मेंशन करना है, जैसे 2020, तो उस केस में फिर उसका टाइप क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ठीक, स्ट्रिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम कैर तो यूज़ करते ही हैं, वेर कैर भी यूज़ कर सकते हैं, वेर कैर, ये कैर यूज होता है, वेर कैर यूज होता है, और एक और होता है ब्लॉब, BLOB, ब्लॉब। एक होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, एक टाइनी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और एक enum भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स किस लिए यूज करोगे, स्ट्रिंग्स के लिए यूज करोगे। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है, तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए वी आर हैविंग दीज डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज कैर, सेकेंड इज वेर कैर, थर्ड इज BLOB, ब्लॉब, फोर्थ इज टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट एंड enum। ठीक है, तो ये सारे, बट हमें जनरली हम लोग ये यूज़ करते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी ने, मान लो मैंने कोई नाम लिखा, नेम, ठीक है, तो इसका टाइप मैं जनरली क्या लिखूंगा, कैर लिखूंगा, और उसका साइज दे दूंगा। जनरली हमने यही यूज़ किया है अभी तक। लेकिन अगर कहीं पे किसी ने इस तरह से लिख दिया, नेम और ब्लॉब लिख दिया, तो इसमें फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्लॉब किस लिए यूज़ किया है। तो ब्लॉब का यूज़ भी किस लिए होता है, टू स्पेसिफाइंग द स्ट्रिंग्स। एंड टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम लिखा तो उसके लिए हम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नेम टेक्स्ट। ठीक, बट हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, जनरली हमारा कैर यूज़ होता है या फिर वेर कैर यूज़ होता है। और डेट के लिए या तो डेट यूज़ होगा या डेट टाइम यूज़ होगा। और न्यूमेरिक के लिए या तो इंट यूज़ होता है या फ्लोट यूज़ होता है, सॉरी हाँ, न्यूमेरिक में इंटीजर यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। बट SQL इन सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि SQL के अंदर ये सारे डेटा टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, ओके। अब नल वैल्यूज तो पता है तुम लोगों को, व्हाट आर नल वैल्यूज? सर जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं होते। हाँ, नल का मतलब होता है नो वैल्यू, नल मीन्स होता है नो वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं नल का मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो एक वैल्यू होती है। ठीक है,
जीरो इज अ वैल्यू बट नल मीन्स नो वैल्यू। जैसे सपोज मेरे पास किसी का मोबाइल नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास किसी बच्चे के मार्क्स नहीं है तो वहाँ पे क्या नल वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक, तो नल कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, और कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स जैसे पाइथन में कमेंट्स होते हैं, ऐसे ही एसक्यूएल के अंदर भी हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं। तो कमेंट्स देने के लिए हम ये तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला या हैश के थ्रू भी कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, या तो हम जो पहले वाला ये वाला मेथड यूज़ करें कमेंट्स देने के लिए, या ये वाला मेथड यूज़ करें, या ये वाला मेथड यूज़ करें। तो कमेंट्स भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमें एसक्यूएल में बताना है कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस कमांड, तो उस कमांड के आगे हम कमेंट डाल देंगे कि दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ रो, दिस कमांड इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एसक्यूएल के अंदर भी अगर हमें कमेंट्स मेंशन करने हैं तो वी कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। दिस फर्स्ट कमेंट कैसे लिखोगे, इस तरह से स्लैश लगा के स्टार, फिर उसके अंदर वो कमेंट आ जाएगा और फिर स्टार स्लैश से उसे क्लोज कर दोगे। या फिर कमेंट देने के लिए 2 डैश लगा के भी कमेंट लिख सकते हो अपना, या फिर हैश के थ्रू भी अपना कमेंट डाल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। नाउ इसके बाद देखो क्या है, हाँ अब एसक्यूएल के कमांड्स स्टार्ट होते हैं। तो कमांड्स में प्रीडिफाइंड कमांड्स होते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम अपना कोई भी कमांड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रीडिफाइंड कमांड्स सॉरी। एंड एसक्यूएल सिंटैक्स हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या होता है, कीवर्ड होता है, क्लॉज होता है और आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह से बनता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखते हैं ना, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद फिर क्या लिखते हैं, सिलेक्ट सपोज मैंने कॉलम के नाम लिख दिए, सिलेक्ट स्टार लिख दिए सपोज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक, और फिर कंडीशन लगाते हैं वेयर। ठीक है, तो ये सिलेक्ट क्या हो गया हमारा, एक कीवर्ड है, वेयर क्या है, एक कीवर्ड है, फ्रॉम क्या है, कीवर्ड है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कीवर्ड्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉजेस का भी यूज़ कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेयर लिखा, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, दिस इज द आर्गुमेंट। ठीक है, और क्लॉज क्या हो गया, फ्रॉम, ये फ्रॉम क्लॉज हो गया। और सिलेक्ट क्या हो गया हमारा, एक सिलेक्ट और फ्रॉम क्या हो गया, क्लॉज हो गए। ठीक, तो इस तरह से हम एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं उनको बना सकते हैं। 3 स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉजेस का यूज़ कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब एसक्यूएल के अंदर हम कमांड्स कैसे बनाएंगे, और एसक्यूएल के कमांड्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि एसक्यूएल के कमांड चाहे तो हम अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मैं स्मॉल केस में लिखूं चाहे अपर केस में लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, पाइथन के कमांड्स केस सेंसिटिव होते हैं, बट एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स लिखते हैं दे आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, ओके, इतना Yes, sir. इतना में किसी को डाउट है? हाँ सर। ठीक, नाउ अब हम अब सबसे पहला कमांड जो होता है वो माइस्क्यूएल में, वो फर्स्ट कमांड कौन सा होता है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैंने लास्ट में बताया था कि कमांड होता है क्रिएट, जैसे ये लिखा हुआ है क्रिएट, जैसे क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ठीक है, तो जैसे हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और उस डेटाबेस का नाम क्या होगा, स्कूल। ठीक है, देखो माइस्क्यूएल में जब हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट होती हैं और टेबल्स के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द डेटाबेस। सो फॉर द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस वी यूज द कमांड क्रिएट डेटाबेस एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम क्या हो गया, स्कूल, और ये हमारा कमांड हो गया क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो जैसे ये कमांड हम रन कराएंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखो ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। हाँ, डेटाबेस जब बन जाएगा फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसे डेटाबेस को ओपन करना पड़ता है ना। जब हमारा डेटाबेस बन गया तो उस डेटाबेस पे हमें काम करने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए कौन सा कमांड होता है, यूज।
डेटाबेस को ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूज। और हम कौन सा डेटाबेस ओपन कर रहे हैं, स्कूल वाला डेटाबेस ओपन कर रहे हैं, तो कमांड क्या हो गया, यूज स्कूल। ठीक है, यस सर। तो मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मैंने ये MySQL मेरा इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन हो गया MySQL। अब देखो MySQL में सबसे इसमें मैंने पासवर्ड दिया हुआ है तो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। ये काम नहीं करता इसका। कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टाइप नहीं कर रहा है। कई बार ओपन नहीं ले रहा। हाँ अभी ले रहा है। देखो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया, अब ये ओपन हो गया डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दिया हमने स्कूल, और सेमीकोलन से इसे एंड कर दिया। तो ये कमांड चल गया। अब इस डेटाबेस को ओपन करना है तो ओपन कैसे होगा, यूज स्कूल। ठीक, ये डेटाबेस हमारा ओपन हो गया, मतलब अब इस डेटाबेस पे हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, एक कमांड तो हो गया क्रिएट डेटाबेस और एक हो गया यूज और डेटाबेस का नाम। ठीक, नाउ इसके आगे जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स, नेक्स्ट कमांड कौन सा है, नेक्स्ट कमांड है हमारा टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कैसे बनाते थे टेबल, ये कमांड लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल। हाँ ये क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें मुझे पहला कॉलम चाहिए रोल नंबर, तो मैंने उसका नाम दे दिया रोल। नाम हमारे ऊपर है क्या नाम देना है, मैं रोल भी दे सकता हूँ, रोल नंबर भी दे सकता हूँ, जो भी मेरा चॉइस है मैं उस कॉलम का नाम दे सकता हूँ। इसका टाइप हमने क्या कर दिया, इंट। ठीक है, और उसका साइज कितना दे दिया, 4, मतलब वो 4 डिजिट का कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, जैसे मैं ओनली रोल इंट लिखता, मान लो सपोज मैं लिखता रोल इंट, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर का साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, अगर मैंने ब्रैकेट में साइज मेंशन नहीं किया, जैसे इन्होंने तो ब्रैकेट में साइज 4 लिख दिया, लेकिन अगर मैं लिखूं रोल इंट तो फिर इसका साइज कितना होता है, डिफॉल्ट साइज, इसका डिफॉल्ट साइज होता है 11 डिजिट्स, मतलब ये 11 डिजिट्स का कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, बट यहाँ पे हमें रोल नंबर कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, रोल नंबर क्या होगा, 3 या 4 डिजिट का ही होगा, तो हमने उसका साइज कितना ले लिया, 4 ले लिया। और इसको हमने बना दिया प्राइमरी की, रोल नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की, कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम लिया नेम, उसका साइज टाइप ले लिया कैर, और साइज कितना दे दिया 20। फिर तीसरा कॉलम लिया एज, उसका टाइप ले लिया इंट और साइज दे दिया 2। फिर एक और कॉलम लिया सिटी, उसका टाइप लिया कैर और साइज कितना दे दिया, 10 दे दिया। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए ये कमांड होता है। मैं इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या क्या लिया हमने, रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, एज लिया है और सिटी लिया है, रोल नंबर नेम एज सिटी। ठीक, तो कैसे बनाओगे, क्रिएट टेबल का नाम दिया स्टूडेंट एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर, उसने रोल दिया हमने रोल नंबर दे दिया। ठीक है, रोल नंबर, इसका साइज कितना होगा इंट, सॉरी टाइप क्या होगा इंट, साइज कितना दे दिया 4। फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, उसका नेम लेना है, तो नेम ले लिया। और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था क्या, यस सर। हाँ तो इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं।
प्राइमरी की बनाने के लिए उसके आगे बस लिख दो प्राइमरी की, ठीक। हमारा नेक्स्ट कॉलम है हमारा नेम, नेम का टाइप होगा कैर और उसका साइज दे दिया 20 और उसको कुछ नहीं बनाया। फिर उसके बाद हमने ले लिया क्या, एज, एज का टाइप लिया इंट, साइज दे दिया 2 और लाइन चेंज कर सकते हो, लाइन जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में लिखो कमांड, कमांड कई लाइन में लिख सकते हो, लेकिन सेमीकोलन मत लगाना तो वो कमांड एंड नहीं होगा, अगर सेमीकोलन लगा दी तो कमांड एंड हो जाता है। तो एज हमारा हो गया इंट, फिर उसके बाद था सिटी, तो सिटी में हमने ले लिया कैर और टाइप दे दिया उसका, साइज दे दिया 20 या कम भी दे सकते हैं, 20 दे दो ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब जैसे ये कमांड में रन कराऊंगा तो टेबल मेरी क्रिएट हो जाएगी, ये टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल को मुझे चेक करना है कि ये बनी कि नहीं बनी, तो मुझे कमांड होता है DESC, हाँ डेस्क और टेबल का नाम टेबल स्टूडेंट। ये टेबल मेरी क्रिएट हो गई, ठीक। तो देखो इसमें पहला कॉलम क्या है, ये फील्ड को हम कॉलम बोलते हैं ना, मैंने बताया था कल, कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर है, सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है एज और फोर्थ कॉलम है सिटी। रोल नंबर का टाइप क्या हो गया इंट, उसका साइज कितना हो गया 4, इसका टाइप क्या हो गया कैर और 20, एज का टाइप क्या हो गया इंट, साइज हो गया 2, सिटी का टाइप हो गया कैर और ये हो गया 20। अब देखो ये यहाँ ये लिखा हुआ है नल, मतलब रोल नंबर पे हमने प्राइमरी की लगाया तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता होना चाहिए कि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे नल को उसने नो कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज बिकॉज रोल नंबर इज द प्राइमरी की एंड प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, दैट्स वाई यहाँ पे नल के लिख के क्या आ रहा है, नो आ रहा है। नेम को हमने कुछ नहीं लगाया तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है और एज भी नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है और सिटी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे की दिखा रहा है तो रोल नंबर के आगे PRI लिख के आ रहा है, मतलब रोल नंबर क्या एक प्राइमरी की है और इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या थी, नल थी। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, नल होती हैं, बट रोल नंबर में नल नहीं जाएगा क्योंकि रोल नंबर पे हमने प्राइमरी की लगा दिया। अगर हम इनकी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, ठीक है। बट प्राइमरी की पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगी बिकॉज हमने उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल का स्ट्रक्चर। हम DESC कमांड से टेबल का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से कॉलम है, उन कॉलम्स का टाइप्स क्या है, उन कॉलम पे हमने कोई की लगाया कि नहीं लगाया, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल वी यूज DESC कमांड, डेस्क कमांड, ठीक है। यस सर। ओके तो ये हो गया कमांड। देखो ये लिखा हुआ है प्राइमरी की रेस्ट्रिक्ट अ कॉलम टू हैव यूनिक वैल्यूज ओनली। प्राइमरी की हमेशा क्या करता है, यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, ये ध्यान रखना कि प्राइमरी की ऑलवेज एक्सेप्ट यूनिक वैल्यूज। मैंने बताया था कि अगर किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो वो कॉलम की वैल्यूज यूनिक होंगी, तभी तो हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना किसी रिकॉर्ड को, ठीक है। अगर हम यूनिक वैल्यू इंसर्ट नहीं कराएंगे तो हमारा कमांड एरर शो करेगा। नेक्स्ट ये वाला कमांड मैंने बता ही दिया, DESC कमांड, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल कमांड पढ़ा है, ऑल्टर टेबल कमांड यूज किया है हमने, यस सर। ठीक है। तो ऑल्टर टेबल से क्या होता था, सर ड्रॉप करते थे, ऐड करते थे। हाँ ऑल्टर टेबल ऑल्टर टेबल के 3-4 यूज थे। एक तो हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, हम लोग कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू कॉलम, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कॉलम्स को ऐड करा सकते हैं, वी कैन ऐड न्यू कॉलम्स। अरे फिर सेकंड क्या है, डेटा टाइप to modify a column. हाँ डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप और साइज चेंज कर सकते हैं। किसी कॉलम का अगर हमें टाइप और साइज चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। तीसरा था कि किसी कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट अ कॉलम, डिलीट अ कॉलम, किसी कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। और चौथा था कि हम इसके थ्रू कॉन्स्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट हो गया, नॉट नल कंस्टेंट हो गया, यूनिक कंस्टेंट हो गया, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्टेंट हो कर गया। तो ये सारे कंस्टेंट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग ऑल्टर टेबल। तो सर ऑल्टर टेबल फॉर कमांड, कहाँ यूज हाँ होता है? क्या जी, फॉरेन की वाला। फॉर इन,
यस सर। फॉरेन यहाँ पे कहाँ होता है? माई स्किल में नहीं होता है। फॉरेन की। फॉरेन की, अच्छा फॉरेन की, ओके। ये मैं बताऊंगा अभी, ये तुम लोगों के सिलेबस में है 12th में, तो बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की होता है। हाँ, ये की होता है, जिसको भी बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई करते हैं किसी टेबल पे। ठीक, तो ऑल्टर टेबल कमांड के 4 यूज हैं। हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम का डेटा टाइप और साइज चेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और किसी कॉलम पे किसी टेबल पे कॉन्स्टेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूज हैं। तो पहला यूज हमारा है कि कोई कॉलम ऐड कैसे कराते हैं। तो इन्होंने कॉलम ऐड करने के लिए क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ऑल्टर टेबल लिखोगे पहले, फिर टेबल का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे ऐड, और ऐड करने के बाद फिर उस कॉलम का नाम लिखोगे जो कॉलम हमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम क्या ले लिया, क्लास। अब उसका टाइप क्या हो गया, इंट, और साइज कितना दे दिया, 2। ठीक है, तो जैसे ही मैं कमांड ये यूज करूंगा, मेरा एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा टेबल के अंदर। हम लोग चेक कर लेते हैं इसको रन करा के। कमांड यूज करते हैं, कमांड लगाएंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, और देखो उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हम अगर सिंगल कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो हम विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने होंगे तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो मुझे कौन सा कॉलम ऐड करना है, क्लास, और उसका टाइप क्या होगा, इंट, और उसका साइज कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो जैसे ही कमांड यूज करेंगे, कमांड रन कर जाएगा। और अभी ये कमांड से क्या हुआ, कॉलम ऐड तो हो गया, लेकिन वो हमें चेक करना है कि कहाँ पे है वो कॉलम। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, DESC। तो हमें ये दिख जाएगा कि इसमें एक नया कॉलम आ गया क्लास के नाम से, आ गया ना, ये नया कॉलम ऐड हो गया क्लास के नाम से। यस सर। ठीक है, तो अब स्क्रीन अगर पॉज हो गई सर, स्क्रीन पॉज हो गई। नेटवर्क की वजह से हो जाता है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा। अभी दिखा, आ गया सर। तो ये देखो आउटपुट हमारा आ गया, क्लास हमारा ऐड हो गया। अब मान लो हमें इसमें 2 कॉलम ऐड करने होते, अभी तुमने एक ही कॉलम ऐड कराया, मान लो 2 कॉलम्स ऐड करने होते, या 2 से ज्यादा, तो हम क्या लिखते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, ब्रैकेट में लिखते कॉलम का नाम। तो सपोज मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, एड्रेस, टाइप क्या होगा, कैर, उसका साइज दे दिया मान लो 30। एक कॉलम और ऐड करा देते हैं कॉमा लगा के, क्या ले लें उसका, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, क्लास, DOB ले लें, DOB ले लेते हैं। ठीक है, DOB क्या, डेट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसमें 2 कॉलम ऐड कराया, एक तो एड्रेस ऐड कराया और एक DOB ऐड कराया, और इसको मैंने यहाँ एंड कर दिया। तो ये क्वेरी भी रन कर गई। अब इसके बाद कॉलम चेक करने हैं, तो DESC स्टूडेंट, देखो इसमें 2 कॉलम और ऐड हो गए, एड्रेस और DOB, ये 2 कॉलम और आ गए ना। तो हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करके एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट यूज तो समझ में आ गया कि कॉलम्स को ऐड कैसे करना है। नाउ वी विल चेक द सेकंड, व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ दिस। अब देखो ये ऐड हो गया। अब इसके बाद हमें साइज चेंज करना है। मान लो इन्होंने डायरेक्ट ड्रॉप दे दिया, मैं बता इसमें रन करा के दिखा देता हूँ कि साइज कैसे चेंज होगा। जैसे मान लो मैंने अभी एड्रेस का साइज कितना दिया है, 30 कैरेक्टर दिया है। एड्रेस का साइज क्या है, 30 कैरेक्टर है। लेकिन मुझे लगा कि 30 कैरेक्टर्स मान लो सफिशिएंट नहीं है कोई एड्रेस के लिए। कोई एड्रेस हम एंटर कर रहे हैं और वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो फिर उस केस में हमें उसका साइज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइज बदलने के लिए क्या करोगे, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करोगे। तो हम यस लिखेंगे सर। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई लिखने के बाद फिर उस कॉलम का नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम क्या है हमारा, एड्रेस, और उसका नया साइज, उसका नया एड्रेस कैर, और उसका नया साइज मान लो मैंने 50 दे दिया। ठीक है, तो अब ये कॉलम 30 कैरेक्टर्स से कितना हो जाएगा, 50 कैरेक्टर्स का हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको चेक करना है तो हम वापस टेबल में जाके DESC स्टूडेंट
और ये हमारा अब 50 कैरेक्टर्स का आ गया। एड्रेस कितने कैरेक्टर का हो गया? 50 कैरेक्टर्स का हो गया। ठीक है, तो Yes, ये sir. तो हो गया, उसका साइज चेंज हो गया। ठीक, अब मान लो मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना होगा। मुझे लगा कि मेरा जो मैंने किसी कॉलम का डाटा टाइप गलत बना दिया। मान लो जब मैंने टेबल क्रिएट की तो मैंने सपोज रोल नंबर को कैरेक्टर बना दिया। ठीक है, तो बन तो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो कैर नहीं होना चाहिए था, इंटीजर होना चाहिए था। तो अगर किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है मुझे, तो मैं ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल। ठीक, फिर मैं टेबल का नाम लिखूंगा स्टूडेंट। अब मैं क्या लिखूंगा? मॉडिफाई ही लिखूंगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई। अब मैं किसका टाइप चेंज कर दूं? सब अभी तो वैसे टाइप सबके करेक्ट हैं, लेकिन सपोज मैं सिटी को सॉरी क्लास को मैं कैरेक्टर बना देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या बनाया था? इंट बनाया था। मैं चाहता हूँ क्लास कैरेक्टर टाइप का हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई रोमन में एंटर करना है किसी को, रोमन नंबर्स में, तो वो कैरेक्टर्स में आएगा। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास मेरा इंट ना हो के क्या हो, ये हो, कैरेक्टर हो। तो मैं क्या लिखूंगा? मॉडिफाई क्लास, और उसका टाइप, नया टाइप क्या हो जाएगा? कैर। और साइज, अगर साइज बदलना है तो साइज भी बदल सकते हैं। मैंने पहले साइज कितना दिया था? 2, अब मैंने मान लिया साइज 5 है। ठीक, तो ये दोनों चेंज कर देगा, टाइप भी चेंज कर देगा और साइज भी चेंज कर देगा। तो ये चेंज हो गया। वापस से हम चेक कर लेते हैं, DESC स्टूडेंट। तो देखो नया टाइप आ गया उसका कैर, और उसका साइज कितना हो गया? 5। Fine. ठीक है, तो ऑल्टर टेबल कमांड से हम लोग डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉलम का। एक से ज्यादा कॉलम का भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही कॉलम का चेंज करके दिखाया। मान लो 2 कॉलम का चेंज करना होता तो कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नाम लिखते, उसका नया डेटा टाइप लिखते और नया साइज लिखते। ठीक है, तो ये कॉलम चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है? कॉलम को डिलीट करना है। Drop. तो डिलीट करने के लिए क्या यूज होता है? Drop. ड्रॉप। हमेशा ध्यान रखना, जब डेटा डिलीट करना है तो डिलीट यूज होगा, लेकिन जब कॉलम डिलीट करना हो, मतलब जब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, तब क्या यूज होगा? ड्रॉप यूज होगा। ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर वी आर डिलीटिंग डेटा, जब डेटा से कोई रिलेशन होगा तो हम डिलीट कमांड यूज करेंगे। बट जब हमें कोई टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कि उसमें कॉलम ऐड हो रहा है, तो कॉलम डिलीट हो रहा है तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में फिर हम ड्रॉप यूज करेंगे। तो ड्रॉप, सॉरी ऑल्टर टेबल के साथ यूज होगा, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप। और जो भी कॉलम हमें ड्रॉप करना है, मैंने सपोज डीओबी ड्रॉप करना है तो डीओबी कॉलम का नाम लिख दिया। अब देखो ड्रॉप करते समय टाइप नहीं लिखोगे, ड्रॉप करते समय केवल कॉलम का नाम लिखना है। टाइप क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि वो कॉलम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। ठीक है, Yes, जब sir. हमें कोई कॉलम डिलीट करना है तो उसका टाइप नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टाइप तो हम तब लिखते हैं ना जब उसको बनाते हैं। वो Yes. क्यों? वो And कॉलम तो ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है तो उसका टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली उसको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप डीओबी। जैसे ही कमांड चलाएंगे तो ये कॉलम हट जाएगा। उसको चेक करने के लिए कमांड लगा देंगे DESC स्टूडेंट, जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। ठीक है, ओके। ऑल्टर टेबल yes, के sir. तीनों यूज समझ में आ गए। पहले कॉलम ऐड करना है, कॉलम का डेटा टाइप और साइज चेंज करना है, और कॉलम को Modif. डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई, एक दो तीन चीजें यूज होती हैं। ऐड एक होता है, ऐड एक, मॉडिफाई और एक ड्रॉप। ऐड कब यूज करते हैं? कॉलम ऐड करने के लिए। मॉडिफाई कब यूज करते हैं? जब हमें डाटा टाइप और साइज चेंज करना है। और ड्रॉप कब यूज करते हैं? जब कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, ऑल्टर टेबल के साथ ये 3 चीजें यूज, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। ठीक, अब मैं कांस्टेंट लगाना बाद में बताऊंगा कि ऑल्टर टेबल से कांस्टेंट कैसे लगते हैं, क्योंकि पहले मैं कांस्टेंट बता दूंगा कि कांस्टेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जो ऑल्टर टेबल का 4th वाला यूज है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसको। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ ये हो गया हमारा, मतलब ऑल्टर टेबल का यूज हो गया। देखो ऑल्टर टेबल में हेडिंग क्या लिखी है? मॉडिफिकेशन इन टेबल स्ट्रक्चर। ऑल्टर टेबल किस टाइप का कमांड होगा? DDL होगा कि DML होगा? मैंने 2 तरह के कमांड्स बताए थे SQL में, एक DDL तो और एक DDL होगा. हाँ DDL होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि वो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो वो DDL में आएगा। और जब कोई डेटा में चेंज करता है तो वो किस में आता है? DML में आता है। DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो कमांड कौन सी कैटेगरी में आएगा? DDL में आएगा। और जब टेबल का डाटा चेंज होगा तो वो किस में आएगा? DML में आएगा। DML. ठीक है, तो ये ऑल्टर टेबल हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ अब कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है ना, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन तो पता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर द कंडीशंस, कॉन्स्टेंट्स आर द कंडीशंस अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स, ठीक है, इन अ टेबल आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स होता है अ टाइप ऑफ चेक और टाइप ऑफ कंडीशन। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे रोल नंबर वाला कॉलम है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि रोल नंबर वाले कॉलम में किसी बच्चे का रोल नंबर 1000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। जैसे जब मैं उसमें वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा तो वैल्यू इंसर्ट कराते समय मैं रोल नंबर की वैल्यू कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है, 3 डिजिट। जैसे मैंने रोल नंबर में साइज दे दिया 4, तो 4 डिजिट का मैं कोई भी नंबर एंटर करा सकता हूँ रोल नंबर वाले कॉलम में। बट मैं चाहता हूँ कि वो 4 डिजिट में किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा ना हो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे के मार्क्स 100 से ज़्यादा ना हो। जब मैं मार्क्स एंटर कराऊँ तो मार्क्स वाले कॉलम में कोई बच्चा 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर ना कर पाए, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी बच्चे के, ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन जब हम एंटर कराएंगे तो मान लो हमने कॉलम बनाया होगा मार्क्स इंट, और इसका साइज दे दिया मान लो हमने 3 डिजिट का दे दिया, ठीक। तो अब जब हम डाटा इंसर्ट कराएंगे तो इसमें मार्क्स हमारी चॉइस है कि हम कोई भी 3 डिजिट का नंबर डाल सकते हैं। बट मार्क्स हम 200 जब एंटर कराएंगे तो वो 200 को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमने उस पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, ठीक। अगर मैं 500 डालूंगा तो वो 500 भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स की वैल्यू हो वो लेस देन और इक्वल टू 100 हो। मार्क्स क्या हो? लेस देन और इक्वल टू 100 हो। तो फिर उस पर हम एक कंस्टेंट लगा देंगे, और वो कंस्टेंट किस टाइप का कंस्टेंट होगा? चेक कंस्टेंट होगा, कि उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा ना हो। तो कंस्टेंट मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन होती है किसी कॉलम के ऊपर। कंस्टेंट मीन्स अ कंडीशन दैट बी अप्लाई ऑन अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। मतलब एक कॉलम पर भी लगा सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ चेक और टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज अप्लाइड ऑन वन कॉलम और मोर देन वन कॉलम्स। ओके, समझ में आया? व्हाट इज कांस्टेंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कांस्टेंट हो गया। अब कितने टाइप्स के कांस्टेंट पढ़े थे हमने? टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या थे हमारे? Sir, not null, default. देखो ये हमारे ये कांस्टेंट कहलाते हैं। एक यूनिक कांस्टेंट है, प्राइमरी की कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट है, चेक कांस्टेंट है, और फॉरेन की कांस्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि कोई भी कॉलम जो होगा जिस पे यूनिक कांस्टेंट लगा होगा वो हमेशा यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जैसे मैंने रोल नंबर वाला कॉलम है, तो रोल नंबर पे मैंने अगर यूनिक कांस्टेंट लगा दिया तो फिर रोल नंबर कॉलम हमेशा क्या करेगा? यूनिक वैल्यूज लेगा। मतलब जितने भी बच्चे होंगे हर एक बच्चे के लिए वो क्या करेगा? अलग अलग वैल्यू लेगा। जैसे मैंने 50 दे दिया, 60 दे दिया, 70 दे दिया। लेकिन मैं अगर 70 को रिपीट करूंगा तो फिर ये कमांड एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर पे हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया? यूनिक कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू यूनिक कांस्टेंट अ कॉलम कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। और सेम प्राइमरी की का भी काम होता है कि वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज के अलाउ नहीं करता है। बट प्राइमरी की और यूनिक की में एक डिफरेंस होता है कि प्राइमरी की क्या करता है, वो नल वैल्यूज को भी अलाउ नहीं करता है, लेकिन यूनिक कांस्टेंट के केस में हम नल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट लगाया तो दैट कॉलम कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज। बट इफ अगर हमने प्राइमरी की कांस्टेंट लगाया तो वो कॉलम नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यूनिक कांस्टेंट और प्राइमरी की कांस्टेंट सेम ही होते हैं, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करते हैं। बट यूनिक कांस्टेंट के केस में वी कैन एंटर नल वैल्यूज, बट इन द केस ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट वी कैन नॉट एंटर नल वैल्यूज। देखो लिखा ना, इट डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज और इट अलाउज नल वैल्यूज। बस यही डिफरेंस है प्राइमरी की कांस्टेंट में और यूनिक की कांस्टेंट में, ठीक है। और डिफॉल्ट कांस्टेंट तो पता ही है कि डिफॉल्ट कांस्टेंट कब यूज करते हैं? जब हमें किसी कॉलम को कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। मैं चाहता हूं कि मेरा एक कॉलम है, उस कॉलम में मुझे हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, मतलब वो वैल्यू उसकी पहले से फिक्स दो। तो उसके लिए हम कौन सा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं? डिफॉल्ट कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोई वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करनी हो। जैसे मैं चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ज़्यादा ना हो, तो मैं उस कॉलम पे कौन सा कांस्टेंट लगा दूंगा? चेक कांस्टेंट। तो वो ये चेक करेगा कि जब इस कॉलम में कोई वैल्यू एंटर होगी
तो उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उस पर एक कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है कि दिस कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट वैल्यूज मोर देन 20,000। ठीक है। और लास्ट कांस्टेंट है हमारा फॉरेन की कांस्टेंट। तो ये फॉरेन की कांस्टेंट अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब मैं तुम्हें ज्वाइन पढ़ाऊंगा, दो टेबल्स को ज्वाइन कैसे करते हैं तब ये समझ में आएगा, तब बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये आज जो मैंने पढ़ा है सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। यस सर। बाकी का जो आगे की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। एंड बस इसमें MySQL को तुम लोग भी एक बार रिवाइज कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आज वो लिंक भेज दिया है डाउनलोड करने का, किसी ने डाउनलोड किया? सर अभी कर ही रहे थे। हाँ, तो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड करना, मोबाइल पर रन नहीं करेगा वो। सर मैंने लैपटॉप पे डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन सर्वर फेल दिखा रहा, मतलब वो बीच में आके रुक जा रहा है। सर्वर फेल दिखा रहा है? Yes, अच्छा, ठीक है, जो भी और ट्राई करना, एक बार और ट्राई करके देखना। वैसे तो मैंने कल डाउनलोड किया था तो हो गया था। ठीक है, ऐसा नहीं सर, वो दिखा रहा है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं उसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो। Yes, sir. ठीक है, फिर मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, टाइम एक्चुअली हो चुका है क्लास का। थैंक यू सर। ठीक है, लीव कर दो क्लास, लीव कर दो। ओके, Thank you, sir. ओके डन, ओके, ठीक, लीव द क्लास, एवरीवन लीव कर दो। हाँ।